दिल्ली में जितनी बिजली कटौती नहीं हो रही उससे ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये काम कोई दूसरा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी कर रही है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बिजली कटौती की झूठी खबरें आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज की टीम जमकर फैला रही है। और बड़ी बात यह कि विपक्ष के नेता आतिशी और अरविंद केजरीवाल इन नकली ट्वीट्स को रिट्वीट्स भी कर रही हैं और इसके लिए दिल्ली नहीं मुंबई के सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लिया जा रहा है। मुंबई के खाते से बिजली कटौती की गलत जानकारी को केजरीवाल और आतिशी दोनों ने साझा किया, लेकिन केजरीवाल और आतिशी की यह धोखाधड़ी पकड़ी गई और अब दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मामला पुलिस और अदालत तक पहुंचा तो फिर आतिशी मरलेना और अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में फंस सकते हैं। आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में बिजली कटौती के आंकड़े वास्तविक से अधिक बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में बिजली कटौती की घटनाएं 2,72,000 से अधिक बार हुई, जो प्रतिदिन औसतन 75 बार के हिसाब से दर्ज की गई हैं। आशीष सूद ने पूर्व मंत्रियों और वर्तमान नेताओं के निवासों में जनरेटर की उपस्थिति पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि यदि बिजली की कटौती नहीं होती तो फिर केजरीवाल से लेकर आतिशी मरलेना के बंगले पर इन जनरेटर्स की आवश्यकता क्यों होती है। आतिशी ने आरोप लगाया कि उनके निवास पर बिजली चली गई थी। आशीष सूद ने बताया कि आतिशी के घर में बिजली 2 फीडर से आती है और केवल 18 मिनट 7 सेकंड के लिए बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने बिजली कटौती के विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकृति दी, लेकिन जब चर्चा हुई तो आम आदमी पार्टी सदन से गायब हो गई। आशीष सूद ने आरोप लगाया कि एक्स पर नकली अकाउंट से झूठी पोस्ट साझा की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके शासन में बिजली कटौती नहीं होती थी, जबकि अब घंटों तक बिजली कटौती हो रही है। केजरीवाल और आतिशी ऐसे फर्जी अकाउंट्स की गई पोस्ट को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपके शासन में पिछले 1 वर्ष में 21,597 बार और पिछले 10 वर्षों में 2,72,000 से अधिक बार 1 घंटे से अधिक समय के लिए बिजली कटी है। उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष सुबह से कई वीडियोज साझा कर ये दावा कर रही हैं कि उनके निवास पर कई बार बिजली चली गई। आशीष सूद ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली नेटवर्क को सुधारने और ट्रांसफार्मर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुछ समय के लिए बिजली कटौती की जा रही है। विपक्ष इस प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न करके इसे बाधित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह सरकार अपने कार्य को जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2020 के अंतर्गत बिजली कंपनीज को 24 घंटे बिजली प्रदान करने का आदेश दिया है और यदि इस आदेश का उल्लंघन होता है तो उपभोक्ताओं को 10 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है। दिल्ली में इस नियम को लागू न करने के कारणों की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीएमसी चुनावों के पहले उद्धव ठाकरे ने ऐसी गलती कर दी कि बीएमसी तो क्या अब पार्टी को बचाए रखने में भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ वोट किया, उस बात से ये साफ हो गया कि अब तो हिंदुत्व की सियासत को छोड़ने का जो आरोप एकनाथ शिंदे और बीजेपी लगा रहे थे वो सही साबित हुआ। हालांकि हिंदुत्व की सियासत उद्धव ठाकरे को रास नहीं आ रही थी। जब उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन किया, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट देकर महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी शिंदे सेना को हमले के लिए हथियार थमा दिया। बाल ठाकरे हमेशा ये कहते रहे कि उनके हिंदुत्व के विचार और भूमिका में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है। ये जो है वो है। एक नागरिक की हैसियत से हम मानते हैं कि भारत में मुसलमानों को रहने का हक है, मगर यहाँ रहेंगे और प्यार पाकिस्तान से करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसके अलावा कई मौकों पर उन्होंने हिंदुत्व के समर्थन में कड़े बयान दिए, जिसके आधार पर बीजेपी शिवसेना की दोस्ती चली लंबी। करीब 4 दशक तक शिवसेना पूरी तरह से बाल ठाकरे के हिंदुत्व के फॉर्मूले पर चलती रही। शिवसैनिक भी ठाकरे के बयानों को भाषण में दोहराते रहे। इस कारण पार्टी के कट्टर हिंदुत्व की छवि बनी। इसके साथ ही शिवसेना मराठी अस्मिता के मुद्दे को भी हिंदुत्व के समानांतर आगे बढ़ाया। बीजेपी के साथ राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड पर भी विचार मिलते जुलते रहे। मराठी मानुष और हिंदुत्व के कारण ही शिवसेना को बृहन मुंबई महानगर पालिका पर 3 दशकों तक जीत मिलती रही। राजनीति के तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक भी एक ऐसा ही मौका था जब उद्धव ठाकरे फिर से अपनी पुरानी छवि को हासिल करने से चूक गए। शिवसेना में बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे हमेशा से ये आरोप लगाते रहे, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और उनके विचारों पर यूटर्न ले लिया। हिंदुत्व के दम पर ही शिंदे खुद को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी बताते रहे।
वक्फ बिल पर बहस शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर जुबानी हमला बोला। फडणवीस ने चुनौती देने के अंदाज में लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल, देखते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की सेना के विचारों का कायम रखेंगे या फिर राहुल गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए उनकी खुशामद करते रहेंगे। जैसी उम्मीद थी कि बीजेपी विरोध में उतरी, उद्धव शिवसेना ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डाले और बीजेपी को राजनीतिक हमले के लिए हथियार थमा दिया। रीलबाजी के दौर में संसद में उद्धव ठाकरे की ओर से सांसद अरविंद सावंत ने गोलमोल भाषण दिया। उनके इस भाषण पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पूछा, आपने बिल के समर्थन में या विरोध में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। चर्चा के दौरान सावंत वक्फ बिल से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर बोलते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को एंट्री देकर बीजेपी ने मंदिर प्रबंधन में गैर हिंदुओं की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। राजनीति के तहत वक्फ बिल पर खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने बयानबाजी नहीं की। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल होने के कारण 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध कर उन्होंने मुस्लिम वोटर्स का भरोसा हासिल किया, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को वोट दिया। मगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा जरूर बनाएगी। बीजेपी का दांव सही बैठा तो निकाय चुनाव में उद्धव सेना को धक्का लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, यही नारा लगाकर वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में सरकारी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उसे कभी वक्फ नहीं किया गया, लेकिन अब उस पर वक्फ का कब्जा है। हुमायूं का मकबरा हो या दूसरे अन्य स्मारक, सब पर वक्फ बोर्ड का पहरा है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनते ही वक्फ बोर्ड का ये पूरा खेल खत्म होने वाला है। ये बात विपक्षी दलों को पता है, इसलिए पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में वक्फ बिल के विरोध में बहस करते हुए अधिकांश विपक्षी नेता राम मंदिर, कुंभ, केरल की फिल्म से लेकर नोटबंदी और गंगा सफाई पर बात कर रहे हैं। लोकसभा में ओम बिरला ने खींच कर अखिलेश यादव से कहा भी था कि अब जरा वक्फ बिल पर भी कुछ कहिए, और राज्यसभा में यही काम जेपी नड्डा को करना पड़ा। बड़ी बात ये कि रणनीति के तहत तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने वक्फ बिल पर गोल गोल बातें करते हुए वक्फ बिल पर गोल गोल बातें की। जिस तरह लोकसभा में ये बिल पास हुआ, वैसे ही राज्यसभा में भी पास होगा। राहुल गांधी तो बहस में शामिल ही नहीं हुए। माना यह जा रहा है कि जिस तरह लोकसभा में ये बिल पास हुआ, वैसे ही राज्यसभा में पास होगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की 98% वक्फ संपत्ति पर खतरा मंडराने लगेगा। यूपी की ये वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, इसलिए इन संपत्तियों के मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी ही फैसला लेने के लिए अधिकृत होंगे। इसके साथ ही यूपी में वक्फ बोर्ड जिन 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहा है, वह भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। सूत्रों का कहना है कि यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट की माने तो वक्फ बोर्डों ने सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली हैं। इतना ही नहीं, यूपी के रामपुर और हरदोई जिले समेत कई जिलों में प्राइवेट जमीनों को भी गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज करने के कई मामले सामने आए हैं। अब इन सभी मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे। इस रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश में 57,792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ के नाम पर दर्ज हैं, जिसका रकबा करीब 11,712 एकड़ बताया जा रहा है। अब देश में वक्फ संशोधन बिल लागू होते ही ये सभी संपत्तियां वक्फ के बाहर हो जाएंगी। अगर अलीगढ़ मंडल की वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो अलीगढ़ में 1400 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 1358 सुन्नी और 42 शिया वक्फ की हैं। इसके सबके साथ हाथरस में सभी 553 संपत्तियां सुन्नी वक्फ की हैं और कासगंज में कुल 575 संपत्तियों में से 568 सुन्नी और 7 शिया वक्फ की हैं, जिन पर अब खतरा है। वक्फ के पास अब वही संपत्तियां बच जाएंगी जो पूरी जांच पड़ताल के बाद वक्फ की साबित होंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार और ASI संरक्षित इमारतों में स्मारकों पर भी वक्फ को कोई दावा या कब्जा करने का अधिकार नहीं होगा। देश में सियासी मौसम में वक्फ बोर्ड के थपेड़े चल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता को डोकलाम और चीन की यादें अचानक सताने लगी। असल में लोकसभा में वक्फ बिल पर राहुल गांधी को बहस में भाग लेने से रोका गया। ऐसे में राहुल चुपचाप सदन में बैठकर रात के 2 बजे तक सिर्फ तमाशा ही देखते रहे। लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन राहुल गांधी के सब्र का पैमाना छल और शून्यकाल में चीन की चर्चा करने लगे। राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ विदेश सचिव के केक काटने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने 4000 किलोमीटर जमीन ले ली, 20 जवान शहीद हुए, लेकिन विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं।
पीएम और राष्ट्रपति चीन को खत लिख रहे हैं। ये बात सरकार नहीं, चीन का राजदूत बता रहा है। केक काटने वाली एक फोटो चीन के एम्बेसडर ने 1 अप्रैल को पोस्ट की थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों है, देश की जमीन वापस मिलनी चाहिए। वहीं चीनी दूतावास में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के जाने और केक काटने पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला। लोकसभा में राहुल गांधी ने सवाल दागा कि चीनी दूतावास में क्या हमारे सैनिकों की शहादत का केक काटने गए थे विक्रम मिस्री। एलएसी की स्थिति पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे ये भी पता चला कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीन को पत्र लिखा है। हमें ये बात अपने लोगों से नहीं बल्कि चीनी राजदूत से पता चल रही है जो ये बात कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि अक्सर चीन किसकी सरकार में चीन के पास गया तब हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे और आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया। डोकलाम की घटना के समय कौन चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहा था और सेना के जवान के साथ खड़े नहीं हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस संस्था ने चीन के अधिकारियों से पैसा लिया था, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा नहीं लिया? क्यों लिया गया वो पैसा? डोकलाम के समय में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और रक्षा मंत्री के साथ साथ पीएम सीमा पर जवानों के साथ खड़े थे। हम कह सकते हैं 1 इंच जमीन भी पीएम मोदी के समय में चीन के हाथ में नहीं गई। इन लोगों को जवाब देना होगा कि राजीव फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया था। अनुराग ठाकुर, इस हमले के बाद राहुल गांधी ने चीन को छोड़ अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की बातें करनी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। राहुल गांधी ने सदन में सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि टैरिफ पर आप क्या कर रहे हैं। असल में विक्रम मिस्री भारत और चीन के संबंध के 75 साल पूरा होने के अवसर पर चीनी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इस मौके पर केक काटा गया था, लेकिन राहुल गांधी इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्हें नाकामी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावी साल में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया जिसका खामियाजा उन्हें चुनावी मैदान में भुगतना पड़ेगा। बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 टीचर भर्ती रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मतलब कि अब रिश्वत लेकर भर्ती किए गए 25,000 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो गई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजीव कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने माना कि टीचर भर्ती में नियुक्तियां फ्रॉड और चीटिंग यानी धोखाधड़ी से प्रभावित थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब यह साबित हो गया कि ममता बनर्जी की सरकार बड़े घोटालों में लिप्त है। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी एक पूर्व मंत्री सहित कई टीएमसी विधायक जेल में बंद हैं। माना जा रहा है कि अब बीजेपी ममता सरकार के घोटालों को और राज्य में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। ममता बनर्जी के पास बचाव करने के लिए कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें साल 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग की ओर से 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। ये मामला कथित तौर पर स्कूल्स में नौकरियों के लिए पैसे के बदले नौकरी देने से जुड़ा है। बार एंड बेंच रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हमने तथ्यों को देखा। इस मामले में निष्कर्षों के संबंध में पूरी चयन प्रक्रिया में हेराफेरी और धोखाधड़ी हुई जिससे उसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई। हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और नियुक्तियां धोखाधड़ी का परिणाम थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है उन्हें अब तक मिली सैलरी वापस करने की जरूरत नहीं। बेंच ने यह भी आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर एक नई चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अदालत ने कहा कि नई चयन प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। ये घोटाला पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स में 2016 में हुई भर्ती से जुड़ा है। इस परीक्षा में 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में आरोप यह लगा कि ओएमआर शीट्स का गलत मूल्यांकन किया गया और कई अयोग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरियां दी गईं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में इन सभी 25,000 नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए उन्हें रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं से किन किन की जांच सही तरीके से की गई थी, इसलिए सभी की दोबारा जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी नियुक्त कर्मचारियों को अब तक मिले वेतन को लौटाने का आदेश भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 126 अपीलें दायर की गई थी। इनमें से एक पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने केवल मौखिक दलीलों के आधार पर बिना किसी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिए नियुक्तियों को रद्द कर दिया। सरकार ने कहा था कि यह फैसला स्कूल्स के बड़े पैमाने पर शिक्षकों की कमी को जन्म देगा।
इसी भर्ती घोटाला में टीएमसी के कई बड़े नाम फंसे हुए हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा निलंबित टीएमसी नेता शांतनु कुंडू और कुंतल घोष भी इस घोटाले में जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले की जांच सीबीआई आगे भी जारी रखेगा। अदालत के इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और भर्ती घोटाले से जुड़े हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।